मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मंटू आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ खास धानी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हो तो इसको अंत तक देखो, ज़रूर देखो। आई से रिक्वेस्टेड टू यू, बट नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा सर कि आप जो है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नहीं, आप एग्ज़ाम देना चाहो, मस्त रहो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना के आओ। और मेरे ऑफलाइन बच्चों से ये बाबू आग्रह नहीं है, फिर भी एक आपके लिए एक संदेश है कि आप चिंता मत करें। आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस का जो छूटा हुआ था पार्ट, जैसे परीक्षा से पहले क्या करें, क्या न करें, कहाँ से लिखें, जो बच्चे आपके जो प्रश्न थे और जो हम नहीं बता पाए, उसको मैं एक वीडियो के माध्यम से आपके यूट्यूब पर आपके पास पहुंच जाएगा और मैं यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। तो आप उस बात का चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए आप फटाफट, इसके पहले देखिएगा सर, इसके पहले 3 चैप्टर मैंने हिंदी का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ये चौथा चैप्टर होगा, परंपरा का मूल्यांकन। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? परंपरा का मूल्यांकन जो है किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा। अगर पूछता है कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो लेखक जो भी हैं वो हैं, कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। ठीक है, आगे चलिए। दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। एकदम आराम से सुनिएगा सर। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य परंपरा, क्या? साहित्य परंपरा के ज्ञान से। साहित्य परंपरा के ज्ञान से, इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार, वही लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। तो रामविलास शर्मा मारिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तार सप्तक में 7 कवि। एकदम आराम से। तार सप्तक, सप्तक जो कह दिया ना, सप्तक, सप्तक माने 7, यानी कि तार सप्तक में कितने हो जाएंगे जी? तो 7 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ है? तो 10 अक्टूबर 1912। 10 अक्टूबर 1912, एकदम आराम से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तो देखिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए सर, अपने स्टेटस पे लगाइए, ताकि धानी ऑनलाइन क्लासेस सभी बच्चों के पास पहुँचे, आपके छोटे भाई बड़े के पास भी पहुँचे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ बाबू कि आपके जो तैयारी है कैसी है। आप थोड़ा सा केयर करोगे तो सारा काम हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो वो होगा समाजवादी व्यवस्था में संभव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। रामविलास शर्मा जी ने बीए किया। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए कि कब बीए किया। 1932 में बीए किया ना, बीए बैचलर ऑफ आर्ट, बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस। आगे चलते हैं। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो वो स्वाधीन है, स्वाधीनता। आपके जो किताब में दिया हुआ है उसके अनुसार आपका ये स्वाधीन आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि वायरन किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के। वायरन जो है किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साहित्य में देखिएगा, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? तो समाज की तरह, जंगल की तरह नहीं, समाज की तरह। आंसर क्या होगा? समाज की तरह। ठीक है, समाज की तरह। निराला की साहित्य साधन कृति का नाम बताना है। तो निराला जी का जो है वही है, रामविलास शर्मा जी हैं। तो उनका उत्तर वही होना चाहिए। तो रामविलास शर्मा जी उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो निबंध है, कहानी। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछता है कि निबंध है कि कहानी है। तो परंपरा का मूल्यांकन की विधा जो है क्या है? निबंध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर है, निराला की साहित्य साधन कितने खंडों में रचित है? कितने खंडों में रचित है? तो देखिएगा 3 खंडों में रचित है। आगे चलते हैं। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने थे? तो वो थे, ये हिंदू विश्वविद्यालय होगा, हिंदू संस्थान। ठीक है, हिंदू संस्थान है, AM हिंदू संस्थान। अगला चलिएगा, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद्र उनका ही होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। एथेंस किस महादेश में है? तो वो है यूरोप में। एथेंस कहाँ है? एथेंस जो है यूरोप में है। एथेंस कहाँ है? तो यूरोप में है, यूरोप में है। यूरोप में क्या है? यूरोप में क्या है? एथेंस है। एथेंस कहाँ है? तो यूरोप में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लैटिन कवि कौन है? तो वो होंगे वर्जिल। क्या होंगे आंसर उत्तर? लैटिन कवि। लैटिन कवि पूछ रहा ना जी, तो लैटिन कवि क्या हो जाएगा?
लैटिन कवि जो होंगे वो क्या होंगे, वर्जिल होंगे। क्या होंगे जी, वर्जिल होंगे। एकदम आराम से अगला क्वेश्चन। अज्ञे ने, ओह माय गॉड, ओके, क्वेश्चन है कि अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया था। तार सप्तक माने 7 कब प्रतिपादित किया था, तो 1943 में। रामविलास शर्मा बीए किस विद्यालय से किए हैं बाबू, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस भाग में अध्ययन किया है, तो किस भाग में, किस अध्यापन प्रकार किया है, तो अंग्रेजी वो पढ़ाते थे, ठीक है, विभाग में अध्यापन का काम किया, पढ़ाने काम किया है, तो अंग्रेजी में। आगे चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, तो रामविलास शर्मा है। अगला क्वेश्चन है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे अधिक आवश्यक है, बोलिए ऑप्शन, जो साहित्य रूप में युग, आंसर मारिएगा इसका, ऑप्शन सी मारिएगा, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बस ऐसे ही चलते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि साहित्य के निर्माण में किन की भूमिका निर्णायक है, तो प्रतिभागिशाली मनुष्यों की जो है भूमिका है, निर्णायक है, ठीक है, ये होगा उसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि अविंछन का शब्द क्या होता है, अटूट, न टूटने वालों को हम लोग अविंछन कहते हैं, न अटूट। अगला सवाल है कि सर कौन ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था, तो एथेंस है। अपनी किताब का मामला है सर, तो किताब को पढ़ना पड़ता है। उस देश का नाम क्या है, एथेंस की बाबू, एथेंस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए फिर से। यह ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने पूरे देश को प्रभावित कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, आदिम का अर्थ क्या होता है, वही पढ़ें जो परीक्षा। आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन, क्या होता है, अति प्राचीन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों में आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, तो 1917 मैं आपके सामने भी आ सकूंगा सर, आराम से देखिए, 1917, ठीक है, 1917 ये रूम है मेरा, तो आप चिंता नहीं करेंगे, उसकी चिंता मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, सुना रे, कैसे कैसे याद करना पड़ता है, तो याद करो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आराम से उसको देखोगे, बनाओगे, टेंशन नहीं लेना है। 1917 की क्रांति। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सभ्यता का हर स्तर कैसा होता है, स्तर जो है क्या नहीं होता है, तो सभ्यता का जो स्तर होता है वो वर्ग युद्ध नहीं होता है, कभी भी आपसे युद्ध करने की लालसा नहीं रखी जाएगी, आप युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया था, तो भारत सरकार को दिया था। शर्मा जी ने राशि किसको दिया था, तो भारत सरकार को दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नहीं है, धानी ऑनलाइन क्लासेस, जैसे उसको ऑन करोगे ना तो वो तुम्हारा चैनल जो है, अपना चैनल ओपन हो जाएगा। चलो अगला चैप्टर में चलते हैं। परंपरा का मूल्यांकन हो गया है बाबू, ध्यान से सुनिएगा, परंपरा का मूल्यांकन हो गया, उसके पीछे हमको लग रहा है कि खोखा वाला भी हो गया है, और भारत से हम क्या सीखे वो भी हो गया है। तो अब देखते हैं अगला चैप्टर। चलो दोस्तों आज चलते हैं बहादुर देखते हैं, बहादुर का क्या होता है कहानी। बहादुर में देखिएगा, बहादुर के लेखक को अमरकांत बहादुर मिलेंगे। फिलहाल आपके लिए ये जो बातें हैं वो देखिएगा सर क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए, मौत का नगर क्या पूछा गया आपसे, कि मौत का नगर पूछा गया, कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी है, संग्रह है अमरकांत। मौत का नगर, मछली, ये सब अमरकांते जी का लिखा हुआ है। अमरकांत ये हो मछली के लेखक हैं, ठीक है, मछली है जी, अमरकांत बहादुर के लेखक है ना जी, मछली के लेखक है शर्मा जी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था, डिप्टी कलेक्टर में उसको उसके लिए मछली में डिप्टी कलेक्टर का काम कर रहे हैं अमरकांत जी। अगला क्वेश्चन है, बीच की दीवार की रचना अमरकांत जी का है, ये आपकी किताब में दिया हुआ है, अमरकांत जी बीच की दीवार, और बहुत सारा दिया हुआ है जो आपको पढ़ने हैं, तो आप आराम से उसको पढ़ेंगे और बनाएंगे सर,
और कोशिश रहेगी कि मैं भी आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैं दे सकूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से क्या कहता है। क्वेश्चंस एकदम आराम से पढ़िए सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। 9 2 11 होना। अरे 9 2 11 आई 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 ऐसे बोलना है। 9 2 11 वो लड़की आँख मारे आँख मारे, वो लड़की आँख मारे। 9 2 11 आँख मारे। 9 2 11 आँख मारे। आँख मारे, आँख मारना, आँख मारना माने इशारा करना। और 9 2 11 मतलब होता है भाग जाना। मतलब लड़की जो है लड़का को इशारा कर रही है, आँख मार रही है कि तुम भाग जाओ, आना तो कुटा जाओगे। 9 2 11 हो जाओ, वो लड़की आँख मारे। आँख मारना माने इशारा करना, और 9 2 11 माने भाग जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसा कौन पूछता है? ऐसा कौन पूछेगा भाई? तो ऐसा निर्मला पूछती है। बहादुर बाबू तुम्हारी मैया की याद नहीं आती है? तुम्हारी मैया कुटी थी, वो भैंसिया के चलते कुटी थी। तो मान लेते हैं कि भैंसिया तुम्हारी तो भाई बहन तो है नहीं, लेकिन भैंसिया को प्यार करती थी माता। कोई बात नहीं, तो बताओ तुम्हारी माता जी याद आती हैं? तो ये निर्मला है, निर्मला जो पूछ रही हैं। अगला क्वेश्चन से देखिएगा। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? डंडे से पिटाई कर दी वही सेन साहब। सेन साहब तो खोखा वाला में चला जाएगा। फिलहाल किशोर, निर्मला की जो बेटा है, वो उन्होंने पीट दिया, फोकट में पीट दिया बेचारा। साइकिल वाइकिल पहुँचवाता था, साइकिल नहीं पहुँचा। चलो अगला देखते हैं। नाश्ता पानी के बाद बातों बातों की क्या छनने लगी? जलेबी। नाश्ता पानी के बाद जो होता है जलेबी छनने लगता है भाई। फटाफट अपन अपन बात जो है कहेगा सब। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन से कि बहादुर शीर्षक की कहानी के रचनाकार कौन है? अमरकांत जी हैं। कोई टेंशन वाली? हाँ, निर्मला कौन थी बाबू? तो निर्मला जो थी वह कहानीकार की न पत्नी होगी, मौसी थोड़ी थी, अड़ोसी पड़ोसी मौसी के बच्ची है मौसी। चलो, कहानीकार की पत्नी थी। ठीक है, निर्मला। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था बाबू? तो नेपाल से भाग गया आया था। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किशोर था। किशोर था जो साइकिल पहुँचवाता था बहादुर से, किशोर था। अगला क्वेश्चन, बहादुर कौन था? तो बहादुर कौन था बाबू हमार? बहादुर जो था ना वो नौकर था। क्या था? नौकर था। बहादुर क्या था? नौकर था। अगला क्वेश्चन क्या है। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? तो 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? क्योंकि उसकी माँ बड़ी जोर से मारी थी भैंसिया के चक्कर में। माँ की मार के कारण भागा था भैंसिया के चक्कर में ना बाबू, पिटाया था वो। रिश्तेदार की पत्नी ने कितने रुपये खोए थे? बस 11 रुपये की बात थी। 9 2 11 होना था उन लोगों को। झूठे बोल के आई थी बेचारी। रिश्तेदारों सब झूठे बोल रहा है जी, ये हाल हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? वही कहानी के जो रिश्तेदार आए थे वही रचे थे। नौकर को फंसाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न होती है? तो बहादुर के मन में उत्पन्न होती है कि अब मेरी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। पहले जो भी इज्जत मिलता था, निर्मला जी थी तो वो हमको खाना वगैरह कुछ खिला देती थी, अब कोई पूछता नहीं है तो छोड़ दिया जाए। चलो अगला है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक उसके घर वाले के व्यवहार आय परिवर्तन के कारण। एकदम सही जवाब है। वो जो है सबका व्यवहार बदल गया था, जिसके चलते उसको जाना पड़ा। स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वाले का परिवर्तन व्यवहार। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहादुर कहानी के अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1925 में। ये हमको नहीं याद करना सर, आपको याद करना। 1925 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन से देखिएगा क्या कहता है। अमरकांत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन से देखिएगा, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जिंदगी और जंग किसकी कहानी है? जिंदगी और जोक 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 चुक 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 उन्हीं का कहानी होगा। अमरकांत जी का है जी। चलिए अब उनका पूरा नाम पूछा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। दिल है कि मानता नहीं? दिल बहादुर। दिल है कि मानता नहीं? दिल बहादुर मतलब क्या? मतलब कुछ नहीं। दिल बहादुर है तो दिल
दिल दिल दिल दिल दिल दिल, बस 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 बस, आई से स्टॉप, आई फील बोर। चलो देखो बाबू पढ़ा। अरे यार पता नहीं किधर से एक चिड़िया आ गई, दो चिड़िया आ गई। चलो देखते हैं फटाफट इसका उत्तर, तुम लोग पढ़ते जाना, चूंकि हमको याद नहीं आ रहा है कि कहाँ तक देखे थे। अमरकांत जी का जन्म हो गया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते रहो, फटाफट बनाते रहो। रिश्तेदार 11 रुपये पर चोरी लगा लिया था, 2 रुपये हंडे में से निकाल के भागा था। कहानीकार के रिश्तेदार ने। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं है बहादुर सोचता है। बहादुर लेखक घर से अचानक क्यों भाग जाता है? क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले का व्यवहार अच्छा नहीं है। बहादुर उसका जन्म कब हुआ था? 1925 में। अमरकांत का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में। कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से। जिंदगी और जो के अमरकांत जी हैं। बहादुर का पूर्ण नाम दिल बहादुर। निर्मला जो है आंचल रख कर के रोने लगी। लेखक के घर किसकी नितांत आवश्यकता थी? एक नौकर की आवश्यकता थी। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा था? जंगल में भाग गया था बेचारा ना। लड़के ने हंडिया से कितने रुपया? तो 2 रुपया। इस मोहल्ले में बहुत से क्या तुच्छ लोग रहते हैं। माँ के रूप में देखता है बहादुर लेखिका को। और बहादुर पर कितने रुपए का इल्जाम लगा था? 11 रुपये का। चलिए आगे का। मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो पार्ट का नाम है वो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नाखून क्यों बढ़ता है, ये नाखून क्यों बढ़ता है हमने आपको पढ़ाया सर। तो ऑफलाइन वाले ये नहीं कहेंगे कि हमको नहीं आता है, आना तो पड़ेगा ना जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी भी होगी तो उससे कोई मतलब हमको नहीं रहेगा। आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना जी, पढ़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, पढ़ना पड़ेगा। रंग बिरंगे चिड़िया दिखाई दे रहा है जी। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं सेशंस को आगे स्टार्ट करते हैं। सेशंस को आगे स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें सर कि नाखून क्यों बढ़ता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी को निर्लज अपराधी क्या लगता है? तो नाखून लगता है। जो बेटी पूछती है ना तो निर्लज अपराधी वही लगता है नाखून। कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन जी का जो है कामसूत्र रचना है। उन्होंने सिकत का अर्थ क्या होता है? मोम। सिकत का अर्थ क्या होता है? मोम होता है। इसको आराम से देखिएगा। सिकत का अर्थ क्या होता है? तो मोम होता है। क्या था बाबू? मोम होता है, मोम। देखिएगा ये सिक्कत है ना, सिक्कत, इसका जो सही उत्तर होगा वो मोम होगा। महाभारत क्या है? कहानी है, शास्त्र पुराण है। महाभारत क्या है बाबू? पुराण है। महाभारत क्या है? पुराण है। चलिए ये पुराण मारिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस देश के लोग बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग हैं जो नख पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन छोटा नख को पसंद करता है? तो दक्षिण के लोग जो है छोटे छोटे नाखून पसंद करते हैं। आपको बताए थे ना कि वस्तुकार होगा, अरे वस्तुकार होगा नहीं, गोलाकार होगा, त्रिकोणाकार होगा। ये सारे के सारे जो बताए गए आपको, ये जो हमने बताया था वो था क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ। तो वो दक्षिण भारत में मिलते थे वो लोग। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जगह कहाँ हुआ था? तो उनका भी जो है बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला है कि कौन मनुष्य आदर्श नहीं बना सकता है? तो बंदरिया। देवताओं का राजा किसे कहा गया है? तो इंद्र को। देवता का राजा किसको बोला गया है? तो इंद्र को बोला गया। नख किसका प्रतीक है? तो पशुता की निशानी है बाबू। और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? तो ज्योतिषाचार्य का। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण से उपाधि सम्मानित हुए थे? तो 1957 ईस्वी। अशोक के फूल की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्वेश्चन पूछता है अंदर से कि अशोक के फूल के रचनाकार कौन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अशोक के फूल के रचनाकार कौन है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी 1779 ईस्वी में। 79 ईस्वी में। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? महाभारत में कामसूत्र में नाखून का इतिहास जो मिलता है वो कामसूत्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डीलीटी की उपाधि कब प्राप्त की थी? लखनऊ में। अगला है क्वेश्चंस क्या है सर कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण
वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध किस अंग से है बाबू? नख से है, नाखून से है। अलक्त का अर्थ क्या होता है? आलता। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? अशोक के फूल, अशोक के फूल, आलोक वर्म पर। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या थे? नाखून थे। आर्यों के पास क्या था? लोहे का अस्त्र भी था, घोड़ा भी था, मिट्टी का बर्तन भी था, और ये सारा चीज था आर्यों के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना अच्छे नहीं, सब पुराना अच्छे नहीं होते और सब खराब सब नए खराब नहीं होते, ऐसा कहना था। कालिदास ने क्या कहा था बाबू? तो कालिदास ने यही कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। ये पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन पूछा गया कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए जो है खराब नहीं होते। यह कालिदास ने कहा है, एकदम आराम से समझिएगा। चलिएगा, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो एटम बम पर। लाओ लाओ एटम बम छोड़ दो और उधिया जाएगा ना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सब दुख को सहानुभूति देता हो, तथा यह किसका सतत कथन है? गौतम बुद्ध ने कहा था। गौतम बुद्ध ने क्या कहा है? तो बाबू गौतम बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता हो ना। तो वो गौतम बुद्ध जी ने बोला था। नाखून क्यों बढ़ता है? इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य किस विधा के लेखक नहीं है? तो कहानी। और देखो कौन सी रचना जो है प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? तो माटी की मूर्तें। अशोक के फूल है, वर्णभट्ट है, हिंदी साहित्य का अधिकार है, लेकिन माटी के फूल नहीं है। हिरोशिमा कहाँ है बाबू? तो वही जापान में होना चाहिए, जापान में है। कौन छोटे नख को पसंद करता है? तो दक्षिण के लोग। नाखून क्यों बढ़ता है? किस प्रकार बढ़ते? ललित से निबंधित है। दधीचि की हड्डी से क्या बना था बाबू? तो तलवार। इंद्र का ब्रज बना था, इंद्र का ब्रज बना था। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून की जीवंत प्रतीत होते हैं, क्या होता है? उसका उत्तर पाशवी। पाशवी वृत्ति के। सहजात वृत्तियाँ किसको बोलते हैं? अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ बोलते हैं। चलिए अगला पार्ट जो है निकालते हैं मछली। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आ गए हैं अगला क्वेश्चन से कि नाखून। धानी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है सर। ये मछली है पार्ट 10 का। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो जाता है? तो मकान के नीचे खड़ा हो जाता है, जो छज्जा निकला होता है वहाँ खड़ा हो जाता है। लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना कौन है? लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना जो है काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, शुक्ला जी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में किस पद पर रहे थे? तो एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर पे रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? अगला क्वेश्चन कहता है कि पेड़ पर कमरा, विनोद कुमार शुक्ला। पेड़ पर कमरा, कमरा जो है विनोद कुमार शुक्ला। मछली कहानी शुक्ला जी से संकलित है, किससे संकलित है बाबू? तो महाविद्यालय से। क्वेश्चन क्या कहता है कि मछली कहानी शुक्ला जी किससे संकलित है? वो किससे है? महाविद्यालय से है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कथाकार मछली लेकर घाट जाने से दर्पण काहे डरता है जी? कि मछली मर ना जाए इसलिए वो डर रहा था और तबातुर भाग रहा था सब। कथाकार ने झोले में कितनी मछली डाली थी? 3 मछली डाली थी, वो मर गई थी बेचारी, वो नहीं। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो 3 खरीदी थी। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन है? तो मछली है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? किस राज्य में हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था? 1971 में प्रकाशित हुआ था, 1971 में। मछली से कौन डरता है? तो संतु डरता है। किस मछली की आंखों में लेखक अपनी दया देखना चाहता है? तो बीच दबी हुई मछली की। किस बीच की जो मछली होती है उसको। अगला क्वेश्चन है, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? तो होता है मृत मछली जो होती है ना, मृत मन जो मछली मर जाएगी उसकी आंखों में क्या होता है? परछाई नहीं दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मसाला कौन पीस रही होती है? तो लेखक की माई पीस रही होती है मसाला। मछली के लिए लेखक की माँ पीस रही होती है। नौकर की कमीज उपन्यास है। कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे कितनी मछली मर गई थी? तो 1 मछली मर गई रही थी, 2 मिला करके 3 को कर दिया गया था। लेखक रास्ते में मन में क्या सोचता है? 1 मछली पिताजी से मांग लेंगे। वो सोचता है कि 1 हम पिताजी से क्या कर लेंगे? मांग लेंगे।
कौन ठंड से काँप रहा है? तो संतु ठंड से काँप रहा है। किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती है? तो एक पाटे सा होता है, उस पे जो है रख कर के कटाई चालू। किस घर में मछली का मांस बनना अच्छा नहीं लगता है माँ को? किस एकदम माँ जो है मछली नहीं खाती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? अगला क्वेश्चन कहता है कि मछली शीर्षक कहानी के कहानकार जो हैं वो विनोद कुमार शुक्ला जी हैं और कहानी संग्रह से ली गया है। कहाँ से? तो महाविद्यालय से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाविद्यालय। महाविद्यालय। परिवार के नौकर का नाम क्या था? तो भग्गू था, भग्गू था, भग्गू था। कहानीकार के सबसे छोटे का नाम क्या है? तो संतु। कहानीकार सबसे छोटा कौन है? तो संतु है, जो बच्चे तरह तरह के सवाल करता है। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ करके बाहर फेंक दूंगा। उसके बाबूजी बोलेंगे एक अलावा और कोई नहीं बोल सकता है बाबू। ठीक है। संतु मछली लेकर क्यों भागा? क्योंकि उसको कुआं में डालना था। उसको डर था कि मछली कट जाएगी, तो जब कट जाएगी मछली तो हम किसके साथ खेलेंगे, ये डर था। भांगू भांगू सत्तू के पीछे क्यों क्यों भागा? तो देखिएगा, मछली छीनने के लिए भागा है बाबू। सिंपल सा फंडा है। मछली किनने गया, बस मछली भागने लगी, बेचारा साइकिल से उतरा, मछली को पकड़ने में लगे। विनोद कुमार शुक्ला जी का जन्म जो हुआ था 1 जनवरी 1937 को हुआ था। एक बार से डसट उल्टा रिवीजन करते हैं सर, देखिएगा कैसे उल्टा रिवीजन होता है। देखिएगा, शुक्ला जी की कहानी जो है पेड़ पर कमरा है। 1900 विनोद कुमार शुक्ला निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? 94 से 96। शुक्ला जी की कहानी संग्रह क्या होगी? तो पेड़ पर कमरा होगी। विनोद कुमार शुक्ला जो है दवायती मोदी से कह सम्मेलन में 1999। मछली काटने का जो है भाग्य प्राप्त किसको हुआ है? तो भागू को, पिताजी को, लेखक को। आंसर क्या होगा इसका? भागू के द्वारा। अगला क्वेश्चन से नहीं है, अगला क्वेश्चन से निकालते हैं। कितना क्वेश्चन थी? 34 क्वेश्चन थे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अभिनव के रचनाकार अशोक वाजपेयी। अभिनव कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है। अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था कब? 16 जनवरी 1941 को। 16 जनवरी 1941 को। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अशोक वाजपेयी की माता का नाम है निर्मला देवी। विलनाव का अर्थ क्या होता है? आबियों का नया गांव। आबियों का नया गांव। रोन नदी के दूसरे ओर आबिनियो एक हिस्सा पर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? विलनाव, विलनाव, अविलनाव बोलते हैं। एक पतंग अनंत में किसकी रचना होती है? अशोक वाजपेयी की। अभिनव किस नदी के किनारे है? तो रोन नदी के किनारे है। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यंग इंडिया, नाटक रंग, सविजित। हमको लग रहा है कि यंग इंडिया दिया था, समवेत दिया हुआ है। आगे चलते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ है? कहाँ हुआ है? तो दुर्ग, उत्तर प्रदेश नहीं, छत्तीसगढ़ में हुआ है। अभिनव दक्षिण भारत का एक सबसे पुराना क्या है? शहर है। अगला क्वेश्चन से, अभिनव किस देश में है? तो अमेरिका में होगा। दक्षिण फ्रांस में है। क्या है? दक्षिण फ्रांस में है। उसके बाद से कहता है कि फीटर बुक की कौन सी विवादास्पद प्रस्तुत करा जाना था? पीटर बुक की कौन सी विवाद? देखिएगा, ये क्वेश्चंस हो गए थे। अगला क्वेश्चंस क्या होगा? देखिएगा ध्यान से। किसने पॉप की गतिविधियों को तो के फ्रेंच के लोगों ने नदी के किनारे
विनदी महाविद्यालय कौन है? आज्ञा जी है। आंसर क्या होगा इसका? अशोक वाजपेयी। क्या हुआ? कर्मसूथिन। लाल शत्रुज हैं। पूर्व गंधर्व क्या है? तो शास्त्रीय गायक हैं। अभिनव कहाँ स्थित है? तो अभिनव वाजपेयी द्वारा रचित स्थित है। विल्नो एक छोटा सा गांव होता है। फ्रांस का कार्य का हो जाएगा, काला केंद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अशोक वाजपेयी